हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग। मैं हूं के एस चौहान, जीएस वाला में आप सबका स्वागत करता हूं। ये 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है और आज ये 13वां दिन है। और आप जानते हो कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको थोड़ा सा आज ये मैनेज करना पड़ेगा कि आज ये पेन टैप नहीं चल पा रहा, पेन नहीं चल पा रहा, जिस कारण से आज लिख नहीं पाएंगे। तो आज आज केवल केवल आज आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन ये कह रहा है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपको थोड़ा आज सुनना है और उसके बाद आपको देखना। तो बेसिकली क्या था कि जो हर्षवर्धन थे, जिनका टाइम था 606 बीसी से 606 एडी से और 647 का समय है। और हर्षवर्धन जिनकी राजधानी थानेश्वर थी, तो अपनी बहन राज्यश्री के कहने पर उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। तो इसका सही आंसर होगा ए, कन्नौज। बेसिकली कन्नौज के बारे में हमें पता चलता है, दो सोर्स से हमें पता चलता है। नंबर 1 कि यहाँ पर इनके ही शासनकाल में इनके एक कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम की एक किताब लिखी है। हर्षचरित नाम की किताब लिखी है और उसमें बताया गया है कि ये जो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, वो अपनी सुंदर मतलब समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण कन्नौज को महोदय नगर कहा जाता था। तो आप ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता था? महोदय नगर कहा जाता था। और इन्हीं के दूसरा सोर्स ये है कि हर्ष के शासनकाल में हुएनसांग एक चीनी यात्री भारत में आया था। तो सही आंसर आपका हुआ ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो आप समझिए कि जो कुषाण थे, कुषाणों के बाद एक नया शासक आया था, एक नया वंश आया था जिसका नाम था बच्चों क्या? गुप्त वंश। ध्यान रखें, कौन सा है? गुप्त वंश। तो आप ध्यान रखेंगे, गुप्तों के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया। अब हूण तीन योद्धा हूणों के आए जो भारत के महायोद्धाओं से भिड़ गए। सबसे पहला व्यक्ति आया था जो गुप्तों के काल में हूणों में सबसे पहले व्यक्ति आया था, जिसका नाम था खुसनेबाज। नाम क्या था? खुसनेबाज। और खुसनेबाज को हमारे इस गुप्त काल के शासक स्कंदगुप्त ने इतना मारा कि वह यहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई, तो ये गुप्त काल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और उसके शासन के बाद, मतलब स्कंदगुप्त के बाद, पुरुगुप्त और बुधगुप्त बालादित्य आए। तो पुरुगुप्त के शासनकाल में तोरमण ने आक्रमण किया। तोरमण कौन था? हूण। तोरमण ने आक्रमण किया। और इसके बाद गुप्त काल में बुधगुप्त बालादित्य गद्दी पर बैठा भारत के अंदर, और उनके शासनकाल में एक हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने भारत पर आक्रमण किया और ये गुप्तों पर हावी हो गए और धीरे धीरे गुप्त काल अपने पतन की ओर चल पड़ा। वो गुप्त काल जिसको श्रीगुप्त ने बनाया था, श्रीगुप्त ने जिसकी स्थापना की थी, और उसके बाद एक महान शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम आए जो महान शासक थे, और इसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ये शासक रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, सही आंसर हुआ आपका सी। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? अब आपको पता है नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल है, चेर है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो सबसे, आप कह रहे हैं ना कि नौ सेना मतलब नेवी के लिए, तो आप जानते हैं नौ सेना के लिए सबसे प्रसिद्ध था चोल शासक। अब चोलों, अगर नवीं सदी की बात करते हैं तो नवीं सदी में चोल शासकों को बिजाले ने स्थापित किया,
और उसने अपनी राजधानी तंजौर को बना लिया, जिसको हम तंजौर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद राजा राज प्रथम आए और इनके बाद शक्तिशाली शासक आए जिसका नाम है राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने तो इतना शक्तिशाली इस चोल वंश को बना दिया, उन्होंने श्रीलंका पर, उसके बाद इंडोनेशिया पर, इनमें सब पर आक्रमण किया और बहुत महान शक्ति के रूप में चोल उभर कर आए। चेर केरल में रहते थे और पल्लवों के बारे में पता है कि पल्लवों के बारे में हमें दो सोर्स से पता चलता है। एक तो पल्लव के बारे में पता चलता है, समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले एक कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। हरिशेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति को लिखवाया, तो इस प्रयाग प्रशस्ति में पल्लवों के बारे में जानकारी मिलती है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, हुएन सांग भी इन पल्लवों के शासनकाल के बारे में बताता है। तो सही आंसर हमारा है ए, चोल इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अब कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो इसलिए आप इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसके टेम्पल को हम देखेंगे तो ध्यान रखेंगे। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर गंग शासक थे और गंग शासकों में नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इन्होंने लगभग समय है, बात समझिए हम क्या कह रहे हैं, 1250 का समय है। 1250 एडी में एक सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर को बनवाया जिसको हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसी के पास में एक मंदिर है, जगन्नाथपुरी, पुरी में है, कोणार्क भी पुरी में है यहाँ, और जगन्नाथ भी। तो दो बातें थी, जगन्नाथपुरी को वाइट पैगोडा कहते हैं, वाइट पैगोडा, और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ध्यान रखिए दोनों बात, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं और जगन्नाथ मंदिर को वाइट पैगोडा कहते हैं। ध्यान रखें। और ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये आपको ध्यान रहे कलिंगा स्टाइल में बनवाया था। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्केच के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन सी आर्ट थी। लेकिन ध्यान रखें, उड़ीसा के मंदिर जितने भी थे, हमारे भारत के अंदर 3 स्टाइल मिलते हैं। एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली, एक है बेसर शैली। तो ध्यान रखेंगे, द्रविड़ शैली साउथ के अंदर है, नागर शैली उत्तर भारत और उड़ीसा के क्षेत्र में है, और बेसर शैली कर्नाटक के क्षेत्र में है। हम इसे नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं। ये है आपका टेम्पल है, ये आपका टेम्पल है जो आपका सन टेम्पल है। ध्यान रखेंगे, आज इस समय ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये उड़ीसा के अंदर है, इसको हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये सन टेम्पल है, याद रखिए। कितनी सुंदरता यहाँ पर है, कभी मौका मिले तो आप इसको देखने जरूर चाहिए। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, कोणार्क टेम्पल कहाँ है, सन टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में। खजुराहो के मंदिर से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित? तो अगर हम खजुराहो की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, और ध्यान रखेंगे ये नागर शैली में है, और यहाँ 2 धर्मों के लिए, मतलब यहाँ ये मंदिर जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 30 मंदिर ही एक ही जगह पर है, 30 मंदिर हैं, और 30 मंदिरों में भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, और ये जैन धर्म से समर्पित है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भगवान विष्णु से समर्पित है और भगवान शिव से समर्पित है, जैसे एग्जाम्पल कदरिया महादेव मंदिर, यहाँ का एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कदरिया महादेव मंदिर। तो आप समझ गए, दो ये धर्मों से संबंधित है, ये है आपके हिंदू धर्म और आपके जैन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और इसकी सुंदरता को देखने के लिए इस फोटो को जरूर देखें। इस मंदिर में जो विशेषताएं थी, आप देखो किस तरह से ये बने। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये आपका अधिष्ठाना का मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये बना हुआ है,
इसके बाद जगती, जगती का मतलब है जिस पर ये बना हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म पर ये बना हुआ उसे जगती के नाम से जानते हैं, ये जगती है, याद रखेंगे। अब यहाँ अगर आप प्रवेश द्वार की बात करें तो ये एंट्रेंस पोर्च है जिसका नाम है अर्धमंडप, मंडप मतलब कक्ष। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये मंडपा है जिसे होल कहते हैं। महामंडपा बड़ा होल है जहाँ लोग पुजारी खड़े पूजा करने के लिए श्रद्धालु खड़े होते हैं। उसके बाद यह है अंतराल, अंतराल का मतलब है जो मुख्य मंदिर के अंदर जाने का जो रास्ता है उसे हम अंतराल कहते हैं, ये अंतराल है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो पार्ट है आप देखते हैं, ये प्रतिष्ठान, ये प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा जहाँ पर मुख्य देवी हैं और उसके चारों ओर का रास्ता, उसे चक्कर लगाने के लिए, उनकी परिक्रमा करने के लिए, इस परिक्रमा करने वाले रास्ते को हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। और जहाँ पर ये जो मेन मंदिर है जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी रहती है उसे गर्भगृह के नाम से जानते हैं। जहाँ गर्भगृह, जहाँ भगवान की मूर्तियाँ रखी उसे गर्भगृह कहते हैं। और इसी के ठीक ऊपर शिखर बनाए जाते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो आपका है ये छोटा शिखर है, इसका नाम है उरुश्रृंगा, उरुश्रृंगा मतलब छोटा शिखर। इसके ठीक ऊपर वाले शिखर को कहते हैं शिखर। और ये जो आपका चक्र रखा हुआ है, देखो ये चक्र है, ये चक्र की तरह से इसको कहते हैं अमाल का, और सबसे ऊपर कलश रखा है। तो आप समझ सकते हैं ये कंदरिया महादेव मंदिर है, मध्य प्रदेश में है। और ध्यान रखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आज यूनेस्को की साइट में शामिल है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखेंगे अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। चंगेज खां बेसिकली ये बड़ा शक्तिशाली एक आक्रमणकारी था जिसको तेमुचिन के नाम से भी जानते हैं। तो हुआ ये कि बेसिकली हमारे जिस समय भारत के अंदर इल्तुतमिश शासन कर रहे थे, इल्तुतमिश शासन कर रहा था, ये सुल्तान था। इस इल्तुतमिश उसके शासनकाल में चंगेज खां ने, ध्यान रखेंगे चंगेज खां ने जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए भारत की ओर आक्रमण करने का, भारत की ओर चल पड़ा। लेकिन इल्तुतमिश ने देखा कि चंगेज खां एक शक्तिशाली शासक है, आक्रमणकारी है, ये भारत पर अटैक कर सकता है। तो इस इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और चंगेज खां से कहा कि आपके लिए, चंगेज खां जो मांगवर्नी का पीछा कर रहा था, तो मांगवर्नी ने कहा, जलालुद्दीन मांगवर्नी ने जहां भारत के अंदर शरण लेने के लिए इल्तुतमिश ने प्रार्थना की, तो इसने कहा आपके लिए यहाँ रहने के लिए उचित क्लाइमेट नहीं है, जलवायु नहीं है, जिस कारण से चंगेज खां भारत से चला गया। इसे सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मतलब बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की। अब आप समझ सकते हैं कि आगरा नगर की स्थापना 1504 में की गई थी, और 1504 में किसने की, सिकंदर लोदी ने की, सिकंदर लोदी ने। आज एक्चुअली थोड़ा सा ये जो पेंटैप नहीं चलने के कारण मैनेज किया जा रहा है, तो कल आप प्रॉपर वे में बढ़िया से इसको आप समझेंगे। तो आगरा नगर की स्थापना 1504 में की गई और इस सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर लोदी मतलब लोदी वंश का एक शासक था, और इसने आगरा नगर जो यमुना नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना की 1504 में। और इसने ही एक, आप समझिए कि ज़मीन को मापने के लिए एक गज ए सिकंदरी की शुरुआत भी की। तो सही आंसर आपका सिकंदर लोदी, बी इज द राइट आंसर। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु ध्यान रखेंगे, ये 1545 में कालिंजर नाम की एक जगह है, कालिंजर नाम की जगह है। कालिंजर नाम की जगह में एक किला था जिसको ये फतेह करना चाहते थे शेरशाह सूरी, जिनका बचपन का नाम था फरीद। तो बेसिकली पूरे भारत को जीतने के लिए इनकी जो ये अंतिम लड़ाई थी, आप अंतिम ही करें क्योंकि इनके बाद इनकी मृत्यु हो गई। कालिंजर के किले को ये जीतना चाहते थे और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। बाद में इन्हें सासाराम के अंदर, बिहार के सासाराम में इनको क्या करना पड़ा, इनकी समाधि बनाई गई, इनका मकबरा बनाया गया। आज इनका मकबरा तो है सासाराम में, लेकिन मृत्यु हुई थी कालिंजर में। तो क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कहाँ हुई, कालिंजर में, बी इज द राइट आंसर। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ध्यान रखें तालीकोटा का युद्ध हुआ था।
तालीकोटा का युद्ध बेसिकली किस किस के बीच हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक है विजयनगर और दूसरा है बहमनी राज्य। और बहमनी राज्य और बेसिकली किस बात को लेकर, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक रायचूर का क्षेत्र था, तुंगभद्रा का क्षेत्र था। तो बेसिकली ये मतलब बहमनी साम्राज्य था, ये सोचता था कि ये रायचूर का क्षेत्र, तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र, तुंगभद्रा कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र था, कि ये हमारा है, जबकि जो विजयनगर है तो ये कहता था कि ये हमारा है। इसी बात को लेकर 1565 में ये तालीकोटा का युद्ध हुआ। इतना निर्णायक युद्ध हुआ कि विजयनगर ही समाप्त हो गया। तो आप समझ सकते हैं 1565 मतलब बी इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद आप रखिए। आज हम स्टैटिक पोर्शन में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। अगर हम साहित्य के बारे में बात करें, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बहुत बड़ा, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारत में नागरिकों, जो भारत का कोई भी नागरिक है जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में ये किसी भी भाषा में लिखते हैं और इस प्रकार के पुरस्कार के योग्य होता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति दी जाती है और बांग देवी की एक कांस्य मूर्ति दी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान किसको मिला, तो 1565 में जी शंकर स्वरूप को ये पुरस्कार मिला है। तो आप ध्यान रखें, जी शंकर स्वरूप को ये पुरस्कार मिला है जो मलयालम से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, अगर हम प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो आशापूर्ण देवी हैं जो बांग्ला भाषा से संबंधित है। हिंदी साहित्य में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ये पुरस्कार मिला। और 2022 में नीलमणि फुकन असम से संबंधित है, उनको ये मिला। और 2022 का पुरस्कार जो 2023 में दिया गया दामोदर मोजो कोंकणी भाषा को ही दिया गया। इसी तरह से बच्चों ध्यान रखें, इसके आगे इंग्लिश वाला वर्जन है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आज की जो वीडियो है बच्चों, ये हम यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी पेन टैप हमारा ठीक हो जाएगा और कल से एक रेगुलर पेन टैप के साथ तैयारी होगी। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, बस एंटरटेन करें। थैंक यू वेरी मच।